जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3 से 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में सेकेंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन को पढ़ेंगे। ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन के राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ब्लैक एरोप्लेन इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये जो ब्लैक एरोप्लेन है ये एक मिस्टीरियस यानी बहुत ही रहस्यमय सीक्रेट वाली स्टोरी है और इसको जो इसके ऑथर हैं, राइटर हैं, लेखक हैं वो हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। अ पायलट गेट्स कॉट इन ए स्टॉर्म। एक्चुअल में स्टोरी में होता क्या है कि एक पायलट यानी जो एरोप्लेन को चलाता है वो एक तूफान से घिर जाता है वाइल ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड जा रहा था। इन हिज डकोटा एरोप्लेन, और उसका जो प्लेन था, जो हवाई जहाज था, वो उसका नाम था डकोटा। एंड हाउ ही इज हेल्प्ड बाय ए मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि भयानक तूफान में जब उसका प्लेन घिर जाता है तो किस तरीके से एक ब्लैक एरोप्लेन जो कि बहुत ही मिस्टीरियस था, रहस्यमयी था, कैसे वो एरोप्लेन का पायलट उसकी मदद करता है। और अब ये भी समझते हैं कि ये ब्लैक एरोप्लेन यानी काला हवाई जहाज है क्या। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज ए स्ट्रेंज एरोप्लेन। जो काला हवाई जहाज यानी ब्लैक एरोप्लेन था वो एक बहुत ही स्ट्रेंज, क्योंकि उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, बहुत ही अजीब तरह का हवाई जहाज था। विच द नैरेटर कुड सी इन द स्काई। जो कि जब नैरेटर यानी जो इस कहानी का वर्णन कर रहे हैं, जो इस घटना का वर्णन कर रहे हैं, जब उनका हवाई जहाज आसमान में था तब उन्होंने इस ब्लैक एरोप्लेन को देखा, बट कुड नॉट सी आफ्टर ही गॉट डाउन एट द एयरपोर्ट। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर अपने हवाई जहाज से बाहर निकले तब उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया। और अब इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस, बहुत ही स्ट्रेंज सी इस स्टोरी का हम मॉरल यानी इससे क्या शिक्षा मिलती है ये भी समझ लेते हैं। वी शुड नॉट लूज होप इन लाइफ। ज़िंदगी में हमको कभी भी होप यानी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इवन इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज, चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही वर्स्ट यानी खराब हो, सिनेरियो यानी परिदृश्य, सीन। वी शुड बी एबल टू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हम निराशा के घोर अंधकार में भी यानी एक निराशा भरी सुरंग में, टनल के उस पार हमको उजाला मिल ही जाएगा। किसका उजाला? उम्मीद का, लाइट ऑफ होप। इफ़ वी टेक रिस्क एंड फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। यदि हम डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय से और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के साथ में हम रिस्क लेंगे, हम जोखिम उठाएंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे, वी कैन फेस एनी स्टॉर्म, तब हम किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकते हैं। एंड गेट रिवॉर्डेड विद रेनबो, और हमको एक रेनबो, एक इंद्रधनुष यानी हमको सफलता से नवाजा जाएगा, सफलता से पुरस्कृत हम होंगे। और अब हम कुछ वर्ड्स भी याद करेंगे क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज रनवे। आप चित्र में देख रहे हैं, रनवे का मतलब हवाई पट्टी, विमानतल, जिसको रूट यानी हवाई जहाज जब टेक ऑफ करते हैं, आसमान में उड़ान भरते हैं, लैंड करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, तो वो जगह, वो जो पाथ होता है, वो मार्ग होता है, उसको क्या कहा जाता है? रनवे। और ये रनवे कहाँ पर होता है? हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर। फिर है कंपास। कंपास दिशा सूचक यंत्र, वो डिवाइस जिसके द्वारा दिशाओं का, जब हवाई जहाज आसमान में होता है, समुद्र में जहाज होते हैं, तो दिशा का पता लगाने के लिए कंपास यंत्र का, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एंड नाउ रडार। रडार का फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक डिवाइस होती है
फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। यानी इसमें से जो सूक्ष्म तरंगें निकलती हैं वो एरोप्लेन, शिप्स, गाइडेड मिसाइल्स, स्पेस एयरक्राफ्ट आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल का दूर से इससे पता लग जाता है। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? रडार, जो आप चित्र में देख रहे हैं। सो लेट्स सी आउट द मिस्टीरियस, वेरी स्ट्रेंज स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप का एरोप्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन। जैसे जैसे हम लेसन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून यानी चंद्रमा था वो कमिंग अप, राइज कर रहा था, यानी ऊपर की ओर आसमान में उठता जा रहा था। इन द ईस्ट, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट में। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। यहाँ मी कौन है? मी है पायलट, वो जो इस स्टोरी को, इस लेसन में इस स्टोरी को नैरेट कर रहा है। ये जो घटना है ये इसी के साथ में हुई है और लेसन के लास्ट तक इस पायलट के नाम को नहीं बताया गया है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे, स्टार्स थे, वो भी शाइन कर रहे थे। शाइन यानी ट्विंकल कर रहे थे, टिमटिमा रहे थे, रेडिएट कर रहे थे। और आसमान भी कैसा था? क्लियर था, यानी क्लाउडलेस था। और कहाँ पर? अबव मी, मेरे ऊपर। मैं कौन है? पायलट है। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई अगेन वही पायलट है, वो कहता है कि मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन, और जो जिस एरोप्लेन में था उसमें वो अकेला था। हाई अप यानी काफ़ी ऊंचाई पर वो हवाई जहाज उड़ा रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और उसका जो एरोप्लेन था वो कहाँ पर उड़ रहा था? कंट्री साइड यानी एक रूरल एरिया के ऊपर। और क्योंकि ये रात का समय था तो वहाँ के लोग स्लीपिंग यानी सो रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई अगेन पायलट, वो अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, वो एरोप्लेन को उड़ा रहा था। और वो जो एरोप्लेन था वो डकोटा एयरप्लेन था। ये एक ब्रिटिश एरोप्लेन है जिसको कि मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता था पहले। तो पायलट उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर, यानी जो नीचे ज़मीन थी वो किसकी थी? फ्रांस की। जहाँ पर फ्रांस का वो रूरल एरिया था वहाँ पर वो उड़ा रहा था। और बैक टू इंग्लैंड, और वो वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। और जब वो अकेला ही उस प्लेन को उड़ा रहा था तो वो जो उसके सोच रहा था, यहाँ पे ड्रीम का मतलब सपने देखना नहीं है, क्योंकि सपने में तो सपने के देखने के लिए तो सोना पड़ता है। तो ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? अपनी हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो कि वो अपने परिवार के साथ में थोड़ी देर में अपने परिवार के पास पहुंच जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड यानी वो एक योजना बना रहा था, एक प्लान बना रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, अब उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पर यानी जो आधी रात के बाद जो समय था वो 1:30 लगभग 1:30 बजा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब उसने अपने आप से सोचा कि मुझे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर एरोप्लेन में था तो उसने सोचा मैं पेरिस कंट्रोल का मतलब जो पेरिस में एयरपोर्ट पर कंट्रोल ऑफिस है जहाँ से कि एरोप्लेन को कंट्रोल किया जाता है, तो उसने सोचा कि मुझे वहाँ पर तुरंत कॉल यानी कनेक्ट होना चाहिए। आई थॉट, ऐसा उसने सोचा।
एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कब, जबकि उसने जो एरोप्लेन की नोज यानी जो उसका टिप था, एरोप्लेन का आगे का पार्ट था, फ्रंट मोस्ट पार्ट था, जब उससे उसने झांक कर देखा, लुक्ड डाउन पास्ट द, उससे नीचे देखा, तो उसने सोचा आई सॉ द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, उसने देखा कि ऐसा लग रहा है कि आगे एक कोई बड़ा सा शहर दिखाई दे रहा है और उसकी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, अब मैंने रेडियो को स्विच किया, स्विच यानी उसको चालू किया, कनेक्ट किया रेडियो को, एंड सेड, क्योंकि वो ऊपर था और जो एरोप्लेन्स रहते हैं वो अपनी जो कंट्रोल ऑफिस होता है उससे रेडियो के द्वारा कनेक्ट होते हैं, तो उसने कहा पेरिस कंट्रोल। अब उसने पेरिस है यहाँ पर फ्रांस की कैपिटल, तो उसने ये बोला कि ये क्या पेरिस कंट्रोल का ऑफिस है। डैकोटा DS 088 हियर, और मैं जो बोल रहा हूँ, उस पायलट ने कहा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, डैकोटा DS 088 से। कैन यू हियर मी, अब क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा थी तो उसने पहले ये कंफर्म किया कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, यानी मैं इंग्लैंड के पास पहुँचने वाला हूँ। ओवर का मतलब यहाँ पर क्या है, दैट्स इट, इतना ही कहना था, यानी ये उसका फाइनल मैसेज कि इसके आगे अब मुझे कोई मैसेज नहीं देना है, और ये एंड हो गया है उसके मैसेज का। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, अब जो वॉइस थी, वॉइस यानी जो पर्सन, जो व्यक्ति पेरिस के कंट्रोल ऑफिस का इंचार्ज था, वहाँ से आवाज़ आई फ्रॉम द रेडियो यानी वायरलेस जो सिस्टम था कि वहाँ से एरोप्लेन के पायलट तक जो कनेक्शन था, तो वहाँ से आवाज़ आई DS 088 आई कैन हेयर यू, कि जो डैकोटा एयरप्लेन था 088 उसका नंबर, कि मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब तुमको वेस्ट में यानी पश्चिम दिशा में 12 डिग्री पर आपको टर्न होना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। DS 088 ओवर, और ये जो मैसेज था वो किसके लिए था, DS 088 एरोप्लेन के लिए। ओवर का मतलब अगेन वही बात कि ये जो मैसेज है ये फाइनल मैसेज है, इसके आगे कुछ नहीं बोला गया है। आई चेक द मैप, अब मैंने यानी जो वो पायलट था डैकोटा एरोप्लेन का, उसने मैप को चेक किया, एंड द कंपस यानी दिशा सूचक यंत्र जो कि डायरेक्शन बतलाता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और इसके बाद मैंने जो मेरे पास में एक और फ्यूल टैंक था, यानी जो ईंधन, जो पेट्रोल था, ईंधन था जिससे कि वो एरोप्लेन उड़ता है, उसमें जो लास्ट मेरे पास टैंक बचा था मैंने वो चालू किया। स्विच करना है ना, स्विफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे की तरफ जाना। एंड टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और फिर मैंने अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की यानी इंग्लैंड की ओर घुमा दिया, टर्न यानी मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं नाश्ते के समय पर इन टाइम यानी उसके पहले ही पहुंच जाऊंगा। अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि वहाँ जाकर मुझको बहुत ही अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि वो अभी बाहर थे तो जो जहाँ का होता है उसको वहीं का नाश्ता खाना सब कुछ वहीं का अच्छा लगता है। इसलिए पायलट क्योंकि इंग्लैंड का था तो उसको जो ब्रेकफास्ट था जिसको वो मिस कर रहा था वो उसको याद करके उसके बारे में सोच रहा था। हर चीज़ हर काम बहुत अच्छे से होता जा रहा था। वॉज एन ईजी फ्लाइट, और जो ये फ़्लाइट थी वो भी बहुत ईजी थी, आसान थी, यानी रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, जब मैं प्लेन उड़ा रहा था एरोप्लेन तो पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, फिर मैंने देखा
कि बादल है सामने, स्टॉर्म क्लाउड, और ये क्लाउड भी, ये बादल भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े, विशाल, ह्यूज यानी विशाल। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और ये जो बादल थे, ये बादल ऐसा लग रहा था कि काले बड़े बड़े पहाड़ हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए हैं, अक्रॉस द स्काई, और पूरे आसमान में फैले हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर उड़ के नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, और मेरे पास इतना फ्यूल, इतना ईंधन भी नहीं था कि मैं उनका चक्कर काट के और फिर आगे नॉर्थ या साउथ से आगे बढ़ जाऊं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, मैंने सोचा कि अब मुझे पेरिस रिटर्न होना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर भी जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत याद आ रहा था और वो मैं खाना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट, मैंने सोचा अब तो मुझे रिस्क यानी चैलेंज, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, इस खतरे को उठाना होगा। कौन सा खतरा? जो वो स्टॉर्मी क्लाउड थे, जो तूफ़ानी बादल थे, उनमें से मुझे अपना एरोप्लेन निकालना पड़ेगा। फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रीट इनटू द स्टॉर्म, यानी मुझको अपने उस पुराने डैकोटा एरोप्लेन को इन तूफ़ानी बादलों में से निकालना पड़ेगा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब मैंने अपने एरोप्लेन को बादलों के बीच में से उड़ाना शुरू किया। मैंने देखा कि चारों तरफ एकदम काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और इतने काले बादल थे कि एरोप्लेन के बाहर देखना या कुछ भी पता लगाना इम्पॉसिबल यानी असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब तो ये डैकोटा एरोप्लेन एकदम उछलने लगा और ट्विस्ट यानी मूव, वो कभी इधर को ट्विस्ट होता, कभी इधर को घूमता, कभी उधर को घूमता, यानी टोटल उसका कंट्रोल मैं खो चुका था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। हवा में वो अपने आप ही ट्विस्ट हो रहा था, घूम रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने अब दिक्सूचक यंत्र की ओर देखा, उसमें देखा। आई कुंट बिलीव माई आईज, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो लगातार जोर जोर से घूमती जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि जो कंपास है वो टोटली वो डायरेक्शन बताने में फेल हो गई थी, वो नॉन फंक्शनल हो गई थी, उसने काम करना बंद कर दिया था, गोल गोल घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, जो कंपास थी, दिशा सूचक यंत्र था, वो नॉन फंक्शनल हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, उसने काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट थे उस एरोप्लेन में वो भी डेड हो गए थे, नॉन फंक्शनल हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने ट्राई की, मैंने एक अटैम्प्ट, मैंने कोशिश की कि मैं रेडियो से, यानी जो वायरलेस वाला कनेक्शन था पेरिस कंट्रोल रूम में, वहाँ पे मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? अब मैंने पेरिस के जो एयरपोर्ट था वहाँ के कंट्रोल रूम को कनेक्ट करने की कोशिश की और बोला कि पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मेरे को सुन पा रहे हो? क्या मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, अब तो ये रेडियो भी डेड हो गया था, यानी जो वायरलेस कनेक्शन था वो भी फेल हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मेरे पास ना तो कोई रेडियो था, ना कोई कंपास था जिससे कि मैं डायरेक्शन पता लगा सकता, और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं उस तूफ़ान में खो चुका था, यानी मेरे पूरी जो कनेक्शंस थे, किसी भी तरह से कनेक्ट होने की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी,
I saw another aeroplane. तभी क्या हुआ कि उन काले बादलों के पास में मैंने देखा कि एक और एरोप्लेन है. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात थी, उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं देख रहा था कि ये तूफान में ये एरोप्लेन बिल्कुल मेरे बगल से उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड मी. और मैंने देखा कि पायलट का चेहरा भी मेरी तरफ मुड़ा हुआ था, मैं देख पा रहा था. आई वॉज़ वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन. मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इतनी तकलीफ़ में, इतनी परेशानी में एक और व्यक्ति मुझे दिखा. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वेव किया, यानी हिलाया. और क्या कहा? फॉलो मी. उसने कहा कि फॉलो मी, फॉलो मी. वो बार बार कहे जा रहा था, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ. ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट. वो जानता था कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मैं अपने रास्ते को मैं भटक चुका हूँ. आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ धीरे से घुमाया, यानी रास्ते को बदल दिया. इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा. और वो मेरे एरोप्लेन यानी डैकोटा जिसमें कि मैं था, मेरे आगे चल रहा था. सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. इसलिए मुझे उसको फॉलो करने में, उसके रास्ते पर चलने में आसानी हो रही थी. आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और मैं बहुत खुश था कि मैं एक अजीब, एक रहस्यमय एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था, जैसे कि कोई बहुत ही ओबीडियंट, आज्ञाकारी बच्चा हो. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. आधे घंटे बाद तक भी वो जो अजीब रहस्यमय काला हवाई जहाज़ था, वो मेरे आगे आगे था उन्हीं तूफ़ानी बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes more. अब केवल जो लास्ट टैंक था, मेरा जो पुराना डैकोटा एरोप्लेन था, उसमें 5 या 10 मिनट की उड़ान के लिए ही फ्यूल था, यानी इतना ही ईंधन था उसमें. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब तो मुझको फिर से फ्राइटेंड, यानी मैं बहुत डर गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन उसके बाद में ही कौन? जो वो ब्लैक एरोप्लेन था, उसका पायलट नीचे की ओर जाने लगा और मैंने भी तूफान में उसको फॉलो किया. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अचानक से मैं उन तूफ़ानी बादलों के बाहर आ गया, यानी आई गेट आउट फ्रॉम द क्लाउड्स. और मैंने देखा कि 2 लंबी लंबी स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट मेरे आगे आगे, यानी प्रकाश की 2 बड़ी बड़ी लाइनें, रोशनी की 2 लाइनें मेरे सामने थीं. इट वॉज अ रनवे. ये क्या था? रनवे था, यानी ये एयरपोर्ट का रनवे था, जहाँ पर कि एरोप्लेन लैंड करते हैं, उतरते हैं और उड़ान भरते हैं. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. जैसे ही मैंने रनवे देखा, मैंने कहा अरे ये तो एयरपोर्ट है, मैं अब सेफ हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. अब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो मेरा मित्र कहाँ है, जो कि काले रंग का एरोप्लेन लिए था. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन आसमान में तो कुछ भी नहीं था. देयर वॉज नथिंग देयर. कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो काला हवाईजहाज था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था. I landed and not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. अब मैं नीचे उतरा और was not sorry to walk away from the, और उस ओल्ड डकोटा यानी जो वो मेरा पुराना एरोप्लेन था, उससे उतरकर मैं कंट्रोल टावर के पास गया. I went and asked a woman in the control center where I was.
अब मैंने उस कंट्रोल सेंटर में जो वो लेडी बैठी हुई थी उससे पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो मेरे साथ में दूसरा पायलट था ब्लैक एरोप्लेन में वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखा और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, उस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज तो रात में कोई दूसरा हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और आपका ही एरोप्लेन एकमात्र था जिसको कि मैं रडार पर देख रही थी। रडार हम लोग पहले ही जान चुके हैं, एक डिवाइस होती है जो कि एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन को, उसके डिस्टेंस को, उसकी प्रेजेंस को और उसकी स्पीड को मॉनिटर करती है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो फिर यहाँ तक पहुँचने में बिना कंपास के, बिना रेडियो के मेरी मदद किसने की। विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, जबकि मेरे टैंक में, मेरे एरोप्लेन के टैंक में तो ईंधन था ही नहीं ज़्यादा। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, फिर उस काले हवाई जहाज में कौन पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो कि उसके विंग्स पर लाइट नहीं थी, फिर भी उस तूफान में वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था। तो एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन था जिसने कि पायलट की हेल्प की, और अंत तक हमको ये नहीं पता कि उस पायलट का नाम क्या था। एंड नाउ द क्वेश्चंस ऑफ द लेसन, द ब्लैक एरोप्लेन। I will take the risk. What is the risk? And why does the narrator take it? तो what was the risk? वो रिस्क क्या थी, वो चैलेंज क्या था? क्योंकि जब नैरेटर यानी पायलट हवाई जहाज को उड़ा रहा था तो क्या हुआ, एक जो क्लाउड थे जो कि स्टॉर्मी थे, और वो कितने बड़े बड़े थे, जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हों, इतने बड़े बड़े क्लाउड, तूफानी बादल उसके एरोप्लेन के सामने थे। वाई डज द नैरेटर टेक इट, तो नैरेटर ने इस रिस्क को क्यों लिया, क्योंकि ही वॉन्टेड टू एन्जॉय इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के पास में जाकर वहाँ का ब्रेकफास्ट एन्जॉय करना चाहता था, और वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने इस रिस्क को लेने का डिसीज़न लिया। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. अब जब पायलट ने यानी नैरेटर ऑफ द स्टोरी, उसने अपने एरोप्लेन को उस स्टॉर्म के अंदर डाल दिया, तब उसने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। तो सबसे पहले तो क्या था कि जो उसका एरोप्लेन था वो जंप करने लगा, ट्विस्ट करने लगा, उसको ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, वो हवाई जहाज के बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जो उसकी कंपास थी और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो स्टॉप हो गए थे, वो रुक गए थे, यानी वो नॉन फंक्शनल हो गए थे, और वो पूरी तरह से वो डर गया था। किसके कारण, इन सबको देखकर। और उसके पास में जो फ्यूल टैंक भी था वो 10 मिनट से 5 या 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं बचा था। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द नैरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा। नैरेटर ने ये क्यों कहा कि मैंने लैंड किया और मुझे डाकोटा से दूर जाने में, यानी कंट्रोल रूम तक जाने में कोई अफसोस नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस सिचुएशन से निकल कर बाहर आया था, इसलिए उसको कोई ही डिडंट वांट टू से सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली। वो जो कंट्रोल सेंटर में लेडी थी वो नैरेटर की तरफ ऐसा क्या हुआ कि बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। तो जब नैरेटर ने उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि नहीं, कोई भी ब्लैक एरोप्लेन है ही नहीं, आज की रात केवल नैरेटर का ही प्लेन आसमान में था और कोई प्लेन वहाँ पर
नहीं था, यहाँ तक कि रडार पर भी कोई दूसरा प्लेन वहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो वो जब नैरेटर ने इस तरह का दूसरे प्लेन के बारे में पूछा तो उस लेडी ने बहुत ही स्ट्रेंजली नैरेटर की तरफ देखा। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली? कि आपके अनुसार वो कौन होगा जिसने कि नैरेटर को सेफली फिर से पेरिस के कंट्रोल रूम तक पहुंचाया? तो वो जो पायलट था वो बहुत ही अच्छा पायलट था, लेकिन वो बहुत ही डर गया था। हो सकता है कि ये उसकी इमेजिनेशन हो, उसने इमेजिन किया हो कि कोई है जो उसकी हेल्प करना चाहता है। कहते भी हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और अब एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। स्टडी द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स। जो ये माउंटेन्स हैं वो कैसे दिखे थे? ब्लैक। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जब वो पायलट बादलों के अंदर घुसा तो अंदर बादलों के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। ऐसा लग रहा था हर चीज़ काली हो गई है। अब देखिए, जो ए सेंटेंस के ब्लैक और बी सेंटेंस के ब्लैक में वर्ड एक है, स्पेलिंग एक है, लेकिन उसका मीनिंग कैसे बदलता है। सी, इन द ब्लैक क्लाउड्स नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। जो काले बादल थे मेरे पास में, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। यहाँ फिर से ब्लैक वर्ड आया। डी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज देयर। अब सेंटेंस नंबर 4, जो वो अजीब सा काला एरोप्लेन था वो वहाँ पर था। द वर्ड ब्लैक इन सेंटेंस ए एंड सी रेफर्स टू द वेरी डार्केस्ट कलर। जो ब्लैक कलर होता है वो कैसा होता है? सबसे डार्क जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ए सेंटेंस में जो ब्लैक माउंटेन है वो कलर है यहाँ पर ब्लैक, और सी सेंटेंस में जो ब्लैक है, ब्लैक क्लाउड्स, वो भी ब्लैक कलर बतला रहा है। जबकि बट इन बी एंड डी, इन सेंटेंसेस में जो दिए गए हैं हमको, इट मीन्स विदाउट लाइट, विद नो लाइट। बी सेंटेंस में देखिए, इनसाइड द क्लाउड्स, जैसे ही पायलट क्लाउड के अंदर घुसा, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। हर चीज़ काली थी। क्यों काली थी? वो काली नहीं थी, वो लाइट ना होने के कारण, विदाउट लाइट वो काली दिख रही थी। जैसे कि लाइट चली जाती है तो घुप अंधेरा हो जाता है, हर चीज़ काली दिखती है, जबकि वो काली नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बी सेंटेंस में ब्लैक का मतलब है विदाउट लाइट। सेम डी में भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज देयर। वो जो एरोप्लेन था वो ब्लैक नहीं था, लेकिन क्योंकि वो जो काले बादल थे जिनके कारण वहाँ पर लाइट नहीं थी, तो पायलट को उसका कलर कैसा दिख रहा था? ब्लैक दिख रहा था। ब्लैक हैज़ ए वेराइटी ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग संदर्भ में ब्लैक के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया है, आई प्रेफर ब्लैक टी। मुझे ब्लैक टी पसंद है। इसका मतलब है आई प्रेफर टी विदाउट मिल्क। यानी मुझे, यदि कोई कहता है कि मुझे ब्लैक टी पसंद है, इसका मतलब वो क्या प्रेफर करता है कि उस टी में, उस चाय में मिल्क नहीं होना चाहिए। विद इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ ब्लैक। एक और सेंटेंस कि जैसे जैसे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो जो वर्ल्ड यानी दुनिया का भविष्य कैसा है? ब्लैक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला ब्लैक टी वाला ब्लैक नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लैक का मतलब होगा कि जो विद इंक्रीजिंग पॉल्यूशन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी डिप्रेसिंग विदाउट होप। यहाँ पर ब्लैक का मतलब होगा निराशा, विदाउट होप, दुखी करने वाला। तो आपने देखा कि ए बी सी डी इन चारों सेंटेंसेस में, फिर नीचे जो आपको ए और बी सेंटेंस दिए हैं, तो ब्लैक के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। अभी तक हम लोग एक ही मीनिंग जानते थे कि ब्लैक का मतलब काला। अब हम इसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे जहाँ पर हमको
अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ब्लैक का मीनिंग ढूंढना है। और अब हम ये जो ब्लैक वर्ड है उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि आपको ब्लैक वर्ड दिया है लेकिन वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट यानी अलग संदर्भ में दिया है। सेंटेंस नंबर 1, गो एंड हैव ए बाथ, योर हैंड्स एंड फेस आर एब्सोल्युटली ब्लैक। तो यहाँ पर हाथ और चेहरा बहुत ही एब्सोल्युटली ब्लैक यानी बिल्कुल काले हो गए। तो इसका मतलब क्या है? डर्टी, ब्लैक इन कलर, गंदे या बिल्कुल काले ही हो गए हैं। द टैक्सी ड्राइवर गेव रतन ए ब्लैक लुक एज ही क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट वॉज ग्रीन। तो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने रतन को एक ब्लैक लुक दी यानी काली निगाह से। तो एक्चुअल में जो नज़र होती है, जो लुक होती है वो ब्लैक नहीं होती। यहाँ पर ब्लैक का इस सेंटेंस में मीनिंग क्या होगा? एंग्री लुक, गुस्से से देखना। तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग और डिफरेंट मीनिंग है, इसको ज़रूर आपको याद करना है। सेंटेंस नंबर 3, द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हिरोशिमा इज़ वन ऑफ द ब्लैकेस्ट क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हिरोशिमा में जब एटम बम गिराया गया तो वो जो क्राइम था, जो वो अपराध था, वो ब्लैकेस्ट था। तो यहाँ पर ब्लैकेस्ट का मतलब क्या है? मोस्ट हीनस क्राइम, जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए मानवता के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा बुरा अपराध है, उसको क्या दिया गया है? यहाँ पर ब्लैक से कंपेयर किया गया है। सेंटेंस नंबर 4, वेरी फ्यू पीपल एन्जॉय हैरोल्ड पिंटर्स ब्लैक कॉमेडी। अब कॉमेडी यानी ऐसा नाटक जिसका अंत सुखद हो, लेकिन सुखद अंत में ब्लैक क्या है? तो ब्लैक कोई कलर नहीं है। यहाँ पर ब्लैक का मतलब है ट्रेजिक एलिमेंट, यानी वो कॉमेडी होती हुई भी उसमें जगह जगह पर कुछ दुख भरी घटनाएं हों। सेंटेंस नंबर 5, समटाइम्स शॉपकीपर स्टोर essential goods to create false scarcity and then sell these in black। ये कॉमन है कि कोई चीज़ मार्केट में ब्लैक में बिक रही है, तो ब्लैक में बिक रही है मतलब ये नहीं है कि वो काली हो गई। यहाँ पर ब्लैक का मतलब क्या है? अनलॉफुल सेलिंग, गैर कानूनी रूप से किसी चीज़ को बेचना, उसकी बिक्री करना। विलेजर्स हैड बीटन द क्रिमिनल ब्लैक एंड ब्लू। जो गांव वाले थे उन्होंने अपराधी को मारा, कैसे? ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? कवर्ड विद ब्रूजेज, यानी मार मार के उसको अधमरा कर दिया, उस पर घाव हो गए, नील के निशान पड़ गए, नीले काले निशान पड़ गए। तो ये क्या हुआ? ब्लैक। यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू का मीनिंग हुआ। तो आप इस ब्लैक के मीनिंग को, इतने सारे मीनिंग्स को याद कीजिए, इनको यूज़ कीजिए और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से आपकी बुक में यूज़ हुआ है ये भी हमको याद रखना है। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लुक एट दीज सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रेड। जो आपने अभी अभी लेसन पढ़ा है उसी के सेंटेंस हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। द यंग सीगल हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। जो इस स्टोरी में, जो इस लेसन में जो फर्स्ट स्टोरी थी, ये सेंटेंस वहाँ से लिया गया है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर वॉज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट इन द एयर। जो यहाँ पर फ्लाई का मीनिंग है फर्स्ट सेंटेंस में कि वो एयरक्राफ्ट को यानी एरोप्लेन को कंट्रोल कर रहा था। अनदर एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, कि बच्चे पतंग उड़ाते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस द सीगल वॉज अफ्रेड टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग इट्स विंग्स। जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें सीगल जो वो बर्ड थी हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, तो वो उड़ने में, तो यहाँ पर एक एरोप्लेन का उड़ना है और एक सीगल का। तो जो ये जो फ्लाई है सीगल का, ये क्या है? विद द हेल्प ऑफ विंग्स, पंखों की मदद से उड़ना। अब हम कॉलम ए में सेंटेंस कुछ आपको फ्रेज दिए गए हैं और बी में उनके अलग अलग लेवल पे उनके मीनिंग है, तो हमको करेक्ट मैच कराना है। ये मैंने बी साइड नंबरिंग कर दी है, तो उन नंबर से हम मैच कराएंगे। फ्लाई ए फ्लैग, जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, उसको फ्लाई करना
तो इसका मतलब है डिस्प्ले। नंबर 3 पे देखिए, डिस्प्ले अ फ्लैग ऑन ए लॉन्ग पोल। जब झंडे को लंबे खंबे के ऊपर लगाया जाता है, जब उसको तब फ्लाई किया जाता है तो वो क्या होता है, फ्लाई ए फ्लैग। तो देखिए फ्लाई का मतलब यहाँ पर एरोप्लेन की फ्लाई से और सीगल की फ्लाई से डिफरेंट है। फ्लाई इनटू रेज, रेज यानी क्रोध। अब क्रोध में कोई उड़ता है क्या, नहीं उड़ता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, बिकम सडनली वेरी एंग्री। अचानक से किसी को बहुत तेज गुस्सा आ जाए तो क्या फ्रेज यूज होगा, फ्लाई इनटू रेज। फ्लाई अलोंग, फ्लाई अलोंग यानी मूव क्विकली। फ्लाई हाई, ऊंचे उड़ना। ऊंचे कैसे उड़ा जाता है, बी सक्सेसफुल, जब कोई सफल होता है तो क्या बोला जाता है, फ्लाई हाई। फ्लाई द कूप, कूप का मतलब केज, पिंजरा, कोई स्थान, तो उसमें से भाग जाना, उड़ जाना, निकल जाना। ये इसका जो करेक्ट मैच कहाँ पर होगा, एस्केप फ्रॉम ए प्लेस। तो हमने देखा कि फ्लाई जो वर्ब है उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग है। इनको भी हमको इन फ्रेजेस को याद करना है और उनको यूज़ भी करना सीखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी नो दैट द वर्ड फ्लाई, फ्लाई किसके लिए, यहाँ पे बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट के लिए, उनके उड़ने के लिए फ्लाई है। मीन्स टू मूव थ्रू एयर यूजिंग विंग्स, यानी जब बर्ड्स उड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, हवा में अपने पंखों का यूज़ करके वो फ्लाई करती हैं। टिक द वर्ड्स विच हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। अब नीचे आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को छांटना है जिनका मतलब या तो फ्लाई हो या फ्लाई की ही कोई एक्टिविटी हो, यानी वो हवा में जो बर्ड्स हैं वो अपने पंखों से कुछ कर रही हैं, तो वो फ्लाई के नियर उनका मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वो मीनिंग भी लिखे हैं ताकि आप उनको याद कर सकें। जो फर्स्ट लाइन में देखिए, सूप, सूप का मतलब क्या होता है, टू फ्लाई, उड़ना या मूव डाउन क्विकली, तेजी से नीचे की ओर आना। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स को कभी कभी वो एकदम अपने जो उनका शिकार होता है उसको झपट्टा मारने के लिए एकदम से नीचे आती है, तो उसको स्वूप। सेकेंड लाइन में देखिए, फ्लिट, फ्लिट का मतलब फुदकना, टू मूव लाइटली एंड स्विफ्टली, हल्केपन से उचकना फुदकना, दैट इज फ्लिट। फिर सोर, सोर का मतलब फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में बहुत ऊंची उड़ान, जैसे कि लार्क होती है, चील होती है, तो वो क्या है, सोर। इसके बाद में थर्ड लाइन में हॉवर, हॉवर का मतलब होता है मंडराना, कि कभी कभी आपने देखा पक्षियों को वो धीमे धीमे किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मंडराते रहते हैं, तो वो क्या है, हॉवरिंग, क्योंकि वो फ्लाई ही कर रहे हैं हवा में, इसलिए उसको भी इसमें ही रखा जाएगा। देन सेल, सेल का मतलब सेम स्पीड, ना कम ना ज़्यादा, जो भी स्पीड है उसी स्पीड से हवा में उड़ते जाना। फ्लटर, फ्लटर का मतलब वेव रैपिडली, यानी वो अपने विंग्स को तेजी से हिलाएं, फड़फड़ाएं, दैट इज फ्लटरिंग। ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब भी हवा में स्मूथली उड़ते जाना, ग्लाइड। फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है वेव समथिंग या स्पेशली विंग्स, जो लाइक फ्लटर, फ्लटर में भी पंख फड़फड़ाते हैं और फ्लैप में भी पंखों को हिलाते हैं, वो भी जैसे उड़ान भरने के पहले। तो ये क्या हुआ, ये भी फ्लैप यानी ये भी फ्लाई से रिलेटेड है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इनको आप याद कीजिए, पूरे लेसन को बार बार पढ़िए और जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको लिखिए, उनको याद कीजिए।